गांधी जी अपने घर साबरमती से सॉल्ट मार्च निकाले और डांडी पहुँचे। वो 6 अप्रैल 1930 को डांडी पहुँच गए और डांडी पहुँच करके उन्होंने अपने हाथों से नमक बनाया और नमक बनाते के साथ ही उसी दिन से सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट लॉन्च हो गया। जब ये सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट लॉन्च हुआ तो इसमें कौन कौन से डिफरेंट सोशल ग्रुप्स जो थे उसमें पार्टिसिपेट करते हैं और क्यों पार्टिसिपेट करते हैं, उनके लिए सिविल डिसोबीडिएंट का मूवमेंट का मतलब क्या था, उसके पीछे उनका क्या स्वार्थ था और उनके जो स्वार्थ थे उनके स्वार्थ में जो कांग्रेस पार्टी थी वो अपना स्वार्थ ढूंढ रही थी। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे और समझेंगे कि जो डिफरेंट सोशल ग्रुप्स थे उनके क्या स्वार्थ थे और कांग्रेस पार्टी के क्या स्वार्थ थे सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट के पीछे। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो इसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है जो पिछले कई बोर्ड एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। वाई डिड द डिफरेंट सोशल ग्रुप्स ज्वाइन द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, एक्सप्लेन। सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट जब स्टार्ट हुआ था तो इसमें अलग अलग सोशल ग्रुप्स के लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, तो उनके पार्टिसिपेट करने के क्या कारण थे वो बताना है। इस क्वेश्चन का आंसर जो है इसी वीडियो में छिपा हुआ है, इस वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिएगा। तो सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट को अच्छी तरीके से समझने के पहले हम लोग सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट जिस समय में लॉन्च हुआ था उस समय की भारत की आर्थिक स्थिति को समझ लेते हैं। जब फर्स्ट वर्ल्ड वार शुरू हुआ था 1914 में और फर्स्ट वर्ल्ड वार ख़त्म हुआ था 1918 में, ये 4-5 साल तक फर्स्ट वर्ल्ड वार चला था। जब तक ये फर्स्ट वर्ल्ड वार चलता रहा तब तक पूरा यूरोप इसमें उलझा रहा। वैसे तो पूरी दुनिया इसमें उलझी हुई थी लेकिन यूरोप जो था वो डायरेक्टली इसमें इन्वॉल्व था और सबसे ज़्यादा डैमेज यूरोप को पहुंचा था क्योंकि बड़े बड़े जो यूरोपियन कंट्रीज़ थे वो डायरेक्टली इसमें इन्वॉल्व थे, जैसे कि ब्रिटेन हो गया, फ्रांस हो गया, रशिया हो गया, ऑस्ट्रिया हो गया, जर्मनी हो गया और इसमें टर्की भी था। वैसे टर्की जो है वो एशियन कंट्रीज़ है लेकिन यूरोप से बिल्कुल सटा हुआ है। तो ये सारे कंट्रीज़ एक दूसरे को डैमेज पहुंचाने में लगे हुए थे और सबसे ज़्यादा डैमेज जो हुआ था यूरोप का हुआ था। जितना दिन तक ये फर्स्ट वर्ल्ड वार चलता रहा उतने दिनों तक यूरोप में एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन ठप था और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन भी लगभग ठप था, लेकिन इंडस्ट्रीज़ में अगर कुछ बनता था तो वो मौत का सामान बनता था, मतलब अस्त्र शस्त्र बनते थे, टैंक, गोला बारूद, ये सब बनता था। तो ये जितना दिन फर्स्ट वर्ल्ड वार चलता रहा तो उतना दिन तक यूरोप को भोजन कहाँ से मिला, ठीक, और उसके और भी सामान जो सिविल लोगों को चाहिए वो कहाँ से मिलते थे, तो अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और भारत, ठीक है, ये 3 जगहों से एग्रीकल्चरल गुड्स जो है, मतलब जो आप कह सकते हैं कि जो अनाज है स्पेशली गेहूं जो है वो जाता था यूरोप और वहाँ के लोग को भोजन मिलता था। ठीक है, और उसी तरीके से बाकी के जो बिज़नेस का सामान होता है, जो सिविल गुड्स होते हैं, वो भी जाता था यूरोप में। ठीक है, तो जब तक फर्स्ट वर्ल्ड वार चलता रहा तब तक भारत के जो बिजनेसमैन थे और भारत के जो किसान थे उन्होंने भारी मुनाफा कमाया क्योंकि इंडिया से बहुत सारा चीज़ एक्सपोर्ट होकर के यूरोप जाता था क्योंकि यूरोप तो उलझा हुआ था युद्ध में। ठीक है, अब यहाँ के लोग भारी मुनाफा कमा चुके थे, लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद धीरे धीरे यूरोप जो है अपने पैर पर खड़ा होने लगता है। यूरोप के लोग धीरे धीरे जाने लगते हैं, अपने खेतों में वापस लौटने लगते हैं। ठीक, वहाँ के कल कारखाने जो टूट चुके थे, डैमेज हो चुके थे बॉम्बार्डिंग में, वो धीरे धीरे खुलने लगते हैं और यूरोप को इससे उबरने में उसको लगभग 10-12 साल का समय लग जाता है। ठीक, तो 1918 में फर्स्ट वर्ल्ड वार ख़त्म हुआ था और इसमें अगर 10-12 साल आप जोड़ दीजिए तो 1918 + 10 = 1928 होता है। तो 1928-30 का समय था। 1928-30 के समय में क्या हुआ कि यूरोप लगभग अपने पैर पर खड़ा हो चुका था और अब जो दूसरे देशों से उसके देश में अनाज जाता था, दूसरे देशों से जो वहाँ पर इंडस्ट्रियल गुड्स जाते थे, जो भी बिज़नेस का सामान जाता था, अब वो वहाँ पे नहीं जा पा रहा था क्योंकि अब वो खुद अपने पैर पर लगभग खड़ा हो चुका था। अब उसको दूसरे देश से अनाज की आवश्यकता नहीं थी। तो अब क्या हुआ कि पूरी दुनिया में क्या हुआ कि पूरी दुनिया ने, खास करके अमेरिका ने, इस चीज़ का कैलकुलेशंस नहीं किया कि अब यूरोप धीरे धीरे अपने पैर पर खड़ा हो रहा है तो बाकी की दुनिया जो थी, जैसे अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, इनको अपना प्रोडक्शन कम करना चाहिए था। इन्होंने अपना प्रोडक्शन कम नहीं किया और पूरी दुनिया में इतना ज़्यादा प्रोडक्शन हो गया कि
सप्लाई बहुत ज़्यादा हो गया और डिमांड कम हो गया, तो इससे क्या हुआ कि जो सेलिंग प्राइस था वो घट गया। सेलिंग प्राइस घटते गया, घटते गया, घटते 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 इतना नीचे घट गया कि कॉस्ट प्राइस भी लोगों को नहीं निकल रहा था। सारा बिजनेस जो था वो ठप हो गया। इसी को बोलते हैं ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन। तो ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन कब आया था? फर्स्ट वर्ल्ड वार के ख़त्म होने के 10-12 साल के बाद, यानी 1928-30 में। और ये वही 1930 है जिस समय हमारे यहाँ पर सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट लॉन्च हुआ था। तो सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट जिस समय लॉन्च हुआ था उस समय पूरी दुनिया और हमारा भारत इकोनॉमिक डिप्रेशन से जूझ रहा था। इकोनॉमिक डिप्रेशन में क्या होता है, चीज़ों की कीमतें इतनी गिर जाती हैं कि कॉस्ट प्राइस भी नहीं मिल पाता है। ठीक है, कॉस्ट प्राइस से भी बहुत नीचे कीमत चली जाती है, इसी को डिप्रेशन बोला जाता है। अब आइए हम लोग आज का जो टॉपिक है हम लोग उसको शुरू करते हैं कि डिफरेंट सोशल ग्रुप्स ने जो सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया था उनके स्वार्थ क्या क्या थे। सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट में जो पार्टिसिपेंट्स थे उन्होंने इस मूवमेंट को कैसे देखा, कैसे समझा और इस मूवमेंट्स में जुड़ने के पीछे उनके क्या स्वार्थ थे। तो हम लोग पढ़ेंगे कि कौन कौन से डिफरेंट सोशल ग्रुप्स थे जिन्होंने इस सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट में भाग लिया था और उन्होंने क्यों इस मूवमेंट में भाग लिया था और उनके क्या आइडियल्स थे और उनके लिए स्वराज का मतलब क्या था। कंट्री साइड का मतलब होता है ग्रामीण क्षेत्र, मतलब नगर से बाहर। तो भारत में जो कंट्री साइड्स था और वहाँ के जो रिच पीजेंट्स थे, मतलब जो समृद्ध किसान समुदाय था, जैसे कि उदाहरण दिया हुआ है कि गुजरात के जो पटीदार्स थे और उत्तर प्रदेश के जो जाट्स थे, तो ये लोग बड़े समृद्ध किसान थे और इन लोगों ने सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट में बहुत बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया था। और बीइंग प्रोड्यूसर्स ऑफ कमर्शियल क्रॉप्स दे वेयर वेरी हार्ड हिट बाय द ट्रेड डिप्रेशन एंड फॉलिंग प्राइसेस। ये लोग कमर्शियल क्रॉप्स की खेती करते थे, कैश क्रॉप्स की खेती करते थे। ठीक है, और इनका जो प्रोडक्ट था, जो खेती होती थी, वो इंडस्ट्रीज़ में जाता था एज ए रॉ मटेरियल। ठीक है, और जब फर्स्ट वर्ल्ड वार चल रहा था तो इन्होंने बहुत मुनाफा कमाया था। तो एज देयर कैश इनकम डिसअपीयर्ड दे फाउंड इम्पॉसिबल टू पे द गवर्नमेंट्स रेवेन्यू डिमांड। तो उनको तो हैवी लॉस हो रहा था, इसलिए वो लोग गवर्नमेंट को रेवेन्यू देने में सक्षम नहीं थे और गवर्नमेंट ने रेवेन्यू को किसी तरीके से कम करने से मना कर दिया। ठीक है, किसी भी प्रकार का उन्होंने गवर्नमेंट ने कहा कि हम कोई टैक्स कम नहीं करेंगे, आपको जो एज इट इज़ टैक्स है वो देना पड़ेगा। लेकिन पूरा डिप्रेशन था, कहीं सामान बिक नहीं रहा था, दाम एकदम नीचे गिर गया था, जिसके चलते जो ये रिच किसान थे इनमें रिसेंटमेंट था। रिसेंटमेंट का मतलब होता है असंतोष। तो जो सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट स्टार्ट हुआ तो ये जो रिच पीजेंट्स थे ये बड़े उत्साह से इस मूवमेंट को सपोर्ट किए। ठीक है, उनको उम्मीद था कि इस मूवमेंट में हम सपोर्ट करेंगे तो गांधी जी अंग्रेज़ों पर दबाव बना करके रेवेन्यू को कम करवा देंगे। ठीक है, और इन लोगों ने अपनी कम्युनिटीज़ को ऑर्गेनाइज़ किया। ठीक है, इनकी कम्युनिटीज़ में वैसे मेंबर्स जो लोग थे, जो किसान थे, जो इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते थे, उनको भी इन लोगों ने इनकरेज किया कि नहीं, आप सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट में पार्टिसिपेट कीजिए। ठीक है, तो इन्होंने बहुत, इनका बड़ा योगदान था इस मूवमेंट में। फॉर देम द फाइट फॉर स्वराज वाज ए स्ट्रगल अगेंस्ट हाई रेवेन्यूज़। तो इनके लिए स्वराज का मतलब क्या था? इनके लिए स्वराज का मतलब यही था कि बस जो रेवेन्यू है, जो इतना ज़्यादा रेवेन्यू है, वो रेवेन्यू हमारा किसी तरीके से कम हो जाना चाहिए। 1931 में जब सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट को गांधी जी ने बंद कर दिया तो इनको बहुत ही डिसपॉइंटमेंट हाथ लगा था, इनको निराशा हाथ लगी थी, क्योंकि गांधी जी ने इस मूवमेंट को बंद किया था। आपको याद होगा कि गांधी और इरविन के बीच में जो मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग के बाद गांधी जी ने इस मूवमेंट को बंद कर दिया था। तो जब गांधी जी वहाँ पर बंद किए थे तो वहाँ पर इनको रेवेन्यू को कम करवाना चाहिए था, क्योंकि ये लोग जो थे गांधी जी को, कांग्रेस पार्टी को, सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट को सपोर्ट कर रहे थे और इन लोगों ने डोनेशंस भी दिया था कांग्रेस पार्टी को। फिर भी गांधी जी जब इरविन से वहाँ पर बातचीत किए तो उस एग्रीमेंट में इनका बात नहीं रखें, उनको कम से कम इनका रेवेन्यू तो कम करवाना चाहिए था। ठीक है, सो व्हेन द मूवमेंट वाज रीस्टार्टेड इन 1932 मेनी ऑफ देम रिफ्यूज टू पार्टिसिपेट। लेकिन गांधी जी जब दोबारा सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट को रीलॉन्च किए थे 1932 में, तो इन लोगों ने पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया कि सर, हम तो पहले जो सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट स्टार्ट हुआ था उसमें पार्टिसिपेट किए, तो फिर आप तो रेवेन्यू कम करवाए नहीं, इस बार हम लोग आपको कोई हेल्प नहीं करेंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे पुअर पीजेंट्री के बारे में। पुअर पीजेंट्री कहने का मतलब कि वैसे किसान जिनका अपना खुद का ज़मीन नहीं होता था, वो दूसरे अमीर किसान से ज़मीन या खेत रेंट पर लेते थे
और रेंट पर ले करके खेती किया करते थे। ठीक, तो ऐसे किसान जो रेंट पर लेकर खेती किया करते थे उन्हें टेनांट्स कहा जाता है। तो ये टेनांट्स थे। ठीक है, अब टेनांट्स जो थे ये रेवेन्यू को कम कराना नहीं चाहते थे। ठीक है, कि रेवेन्यू हम कम हो जाए, रेवेन्यू, क्योंकि इनको रेवेन्यू नहीं देना था। अमीर किसानों को जिनकी बहुत सारे खेत थे, ज़मीनें थीं, जो खेत के मालिक थे, रेवेन्यू तो उनको देना था। इनको क्या देना था? इनको रेंट देना था लैंडलॉर्ड्स को। तो ये चाहते थे कि मेरा रेंट कम हो जाए। ठीक है, सो एज द डिप्रेशन कंटिन्यूड एंड कैश इनकम dwindled, द स्मॉल टेनांट्स फाउंड इट डिफ़िकल्ट टू पे देयर रेंट। तो जब डिप्रेशन आया, मतलब जो ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन आया, उस समय में इनका कोई प्रोडक्शन जो होता था उसमें दाम तो बहुत नीचे गिर गया था, तो इनको बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा था। तो ये अपने लैंडलॉर्ड को रेंट नहीं दे पा रहे थे, क्योंकि इनके पास तो पैसा ही नहीं था। तो ये चाहते थे कि मेरा जो रेंट है वो माफ़ हो जाए, हमको कोई रेंट नहीं देना पड़े। दे वांटेड द अनपेड रेंट टू द लैंडलॉर्ड टू बी रेमिटेड। ठीक, तो इसलिए दे ज्वाइंड ए वेराइटी ऑफ रेडिकल मूवमेंट्स ऑफन लेड बाय सोशलिस्ट एंड कम्युनिस्ट। तो इसलिए इन लोगों ने रेडिकल मूवमेंट्स को ज्वाइन कर लिया, और जो रेडिकल मूवमेंट्स होते थे उसको ज़्यादातर जो लीडर्स होते थे वो या तो सोशलिस्ट होते थे या तो कम्युनिस्ट होते थे। तो यहाँ पर आप एक टर्म देखिए यूज़ हुआ है एप्रीहेंसिव। एप्रीहेंसिव का मतलब होता है चिंता, डर। ठीक है, तो एप्रीहेंसिव ऑफ रेजिंग इश्यूज दैट माइट अपसेट द रिच पीजेंट्स एंड लैंडलॉर्ड्स, द कांग्रेस वाज अनविलिंग टू सपोर्ट नो रेंट कैंपेन इन मोस्ट प्लेसेस। मतलब कांग्रेस पार्टी को इस बात का डर था कि अगर हम ये पुअर पीजेंट्स को, यानी इन टेनांट्स को, गरीब किसानों को अगर हम सपोर्ट करेंगे तो जो हमारे अमीर किसान हैं वो अपसेट हो जाएंगे। यहाँ देखिए अपसेट वर्ड लिखा हुआ है, तो वो अपसेट हो जाएंगे। और अमीर किसान जो थे कांग्रेस पार्टी को डोनेशंस देते थे, लेकिन ये गरीब किसानों से तो कोई डोनेशंस मिलता नहीं था, इसलिए जो ये लोग थे इनको सपोर्ट नहीं कर रहे थे। तो कांग्रेस पार्टी ने यहाँ पर पुअर पीजेंट्स को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं किया। ठीक है, अगर कहीं सपोर्ट किया भी तो सिर्फ मुंह से सपोर्ट किया, मुंह से इन्होंने अच्छे अच्छे भाषण दिए। एक्चुअल में ग्राउंड पर उतर करके इन लोगों ने कोई सपोर्ट नहीं किया, और इसीलिए ये लोग कांग्रेस पार्टी को छोड़ करके कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट पार्टी को ज्वाइन कर रहे थे, सपोर्ट कर रहे थे। सो द रिलेशनशिप बिटवीन द पुअर पीजेंट्स एंड द कांग्रेस रिमेंड अनसर्टेन। इसलिए कांग्रेस पार्टी और पुअर पीजेंट्स जो थे इनके बीच का जो रिलेशनशिप था अनिश्चित बना रहा। अब देखते हैं कि बिजनेस क्लास के लोगों ने सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को सपोर्ट किया था या नहीं किया था। जैसा कि थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को बताया कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वार चल रहा था तो ये बिज़नेस क्लास के लोगों ने ह्यूज प्रॉफिट्स कमाया था और बड़े पावरफुल हो चुके थे। लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद ये लोग कॉलोनियल पॉलिसी से परेशान हो चुके थे, जिसके चलते इनके बिजनेस एक्टिविटीज़ पर रिस्ट्रिक्शन लगा हुआ था। इसलिए ये लोग फॉरेन गुड्स के इंपोर्ट पर प्रोटेक्शन चाहते थे। इन सभी बिजनेस क्लास के लोगों ने मिल करके 1920 में एक एसोसिएशन बनाया था जिसका नाम था इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल कांग्रेस। फिर बाद में इन लोगों ने 1927 में फिक्की की स्थापना की थी, जिसका फुल फॉर्म है फेडरेशन ऑफ द इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़। ये फिक्की आज भी काम कर रही है और भारत की सबसे बड़ी और सबसे पुरानी एक बिजनेस क्लास एसोसिएशन है। इन एसोसिएशन को बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट्स के बिजनेस इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया था। उस समय के प्रोमिनेंट इंडस्ट्रियलिस्ट्स जैसे कि पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास और जीडी बिरला साहब ने मिल करके इन एसोसिएशंस की स्थापना की थी, और जब सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट स्टार्ट हुआ तो इन लोगों ने बढ़ चढ़ करके उसमें भाग लिया, और इंडियन इकोनॉमी पर जो कॉलोनियल कंट्रोल था इस पर इन इंडस्ट्रियलिस्ट लोगों ने अटैक किया। ऐसे बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट ने कांग्रेस पार्टी को फिनेंशियल असिस्टेंस दिया, यानी कि बहुत सारा डोनेशंस दिया, और इन लोगों ने इंपोर्टेड गुड्स का सेल और बाई यानी उसका बिजनेस करने से इन लोगों ने मना कर दिया। अब ये जो बिजनेसमैन थे इनके लिए स्वराज का क्या मीनिंग था? इनके लिए स्वराज का मीनिंग था कि इनके बिजनेस पर से कॉलोनियल रिस्ट्रिक्शंस हट जाए और भारत की जो ट्रेड और इंडस्ट्री है उस पर किसी प्रकार का कॉन्स्टेंट्स यानी कि कोई बाधा ना रहे, और इस तरीके से भारत की इकोनॉमी फ्लरिश करे। लेकिन जब सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी जी ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर से बातचीत करने के लिए गए थे तो वहाँ पर बातचीत फेल हो गया था, और बिजनेस क्लास के जो भी डिमांड्स थे जो गांधी जी को वहाँ पर रखना था वो कोई डिमांड्स प्राइम मिनिस्टर ने नहीं माना था। तो इसलिए जो बिज़नेस क्लास था, भारत का जो बिज़नेस क्लास था, जिन लोगों ने सीडीएम में सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट में बढ़ चढ़ करके भाग लिया था, उन लोगों को बड़ी निराशा हाथ लगी थी और उन लोगों में अब कोई एंथुसियाज्म यानी कोई उत्साह नहीं रह गया।
ये लोग उस समय के बढ़ते हुए मिलिटेंट एक्टिविटीज़ से परेशान थे और इन लोगों को डर था कि इनका बिजनेस जो है वो डिसरप्ट हो जाएगा, क्योंकि उस समय के कांग्रेस पार्टी में जो यंगर मेंबर्स थे उनके अंदर में सोशलिज्म का जो प्रभाव है वो बढ़ता जा रहा था। आइए अब हम लोग देखते हैं इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लासेस के बारे में। इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास का मतलब वैसे लेबरर्स जो इंडस्ट्रीज़ में, फैक्ट्रीज़ में वर्क करते थे। ठीक, अब हम लोग उनके बारे में भी देख लेते हैं कि उन्होंने सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट को कैसे देखा और क्या कांग्रेस पार्टी उनको हेल्प कर रही थी या नहीं कर रही थी। तो यहाँ लिखा हुआ है, डिड नॉट पार्टिसिपेट इन द सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट इन लार्ज नंबर्स एक्सेप्ट इन द नागपुर रीजन। तो नागपुर रीजन को छोड़ करके इन लोगों ने सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट में भाग ही नहीं लिया था, ये वर्कर्स लोग। एज द इंडस्ट्रियलिस्ट कैम क्लोजर टू द कांग्रेस, वर्कर्स स्टेड अलूफ। मतलब जब बड़े बिजनेसमैन थे, जब वो कांग्रेस पार्टी के नज़दीक आए, यानी फैक्ट्रीज़ के, इंडस्ट्रीज़ के जो ऑनर थे, जो उसके मालिक लोग थे, जब वो कांग्रेस पार्टी के नज़दीक आए तो ऑटोमेटिकली जो वर्कर था वो कांग्रेस पार्टी से दूर चला गया। लेकिन फिर भी कुछ लोगों ने सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया था, बड़ा लिमिटेड किया था लेकिन किया था। जैसे कि उन लोगों ने जो फॉरेन गुड्स था उसका उन लोगों ने बॉयकॉट किया था, और उन लोगों ने लॉ वेज के लिए, यानी कि उनका जो सैलरी था वो कम था, तो सैलरी बढ़ाने के लिए भी उनका एक था कि हम कांग्रेस पार्टी को अगर सपोर्ट करते हैं तो हो सकता है कि कांग्रेस पार्टी हमारे पुअर वर्किंग कंडीशंस को ठीक करेगी और हमारा जो सैलरी है उसको बढ़वा देगी। देयर वेयर स्ट्राइक्स बाय रेलवे वर्कर्स इन 1930 एंड डॉक वर्कर्स इन 1932। डॉक वर्कर्स का मतलब होता है कि जो सी पोर्ट में जो लेबर्स काम करते हैं उनको डॉक वर्कर्स बोलते हैं। इनका काम होता है कि बड़े बड़े शिप्स में सामान को लोड करना और अनलोड करना। छोटा नागपुर एरिया है, ये झारखंड में है, ठीक है। वहाँ पर टिन का माइंस है, ठीक है, और वहाँ पर जो वर्कर्स थे, काम करते थे, वो गांधी कैप को पहनते थे और गांधी कैप को पहन करके इस तरीके से गांधी जी को एक कंसोलिडेटरी सपोर्ट करते थे। और वहाँ पर उन लोगों ने रैलीज भी निकाली थी और बॉयकॉट कैंपेन्स में भी पार्टिसिपेट किया था। बट द कांग्रेस वाज रिलक्टेंट। रिलक्टेंट का मतलब होता है अनिच्छा। कांग्रेस पार्टी की ही इच्छा नहीं थी इन लोगों को सपोर्ट करने की, क्योंकि अगर इनको सपोर्ट करेंगे तो फिर जो इंडस्ट्रीज़ के जो ऑनर्स हैं, जो बड़े बिजनेसमैन हैं, वो लोग कांग्रेस पार्टी को डोनेशंस नहीं देंगे, ठीक है। और इस डर से इन लोगों ने सपोर्ट नहीं किया था। इट फेल्ट दैट दिस वुड एलिनिएट इंडस्ट्रियलिस्ट एंड डिवाइड द एंटी इंपीरियल फोर्सेस। आइए अब हम लोग चौथे नंबर पे वुमेन देखते हैं कि वुमेन्स ने, महिलाओं ने सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया था या नहीं किया था, और किया था तो अब महिलाओं का क्या स्वार्थ था, ठीक है। तो लार्ज स्केल पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन देखा गया था सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट में। जब गांधी जी ने साल्ट मार्च किया था, मतलब वो साबरमती आश्रम से दांडी गए थे नमक बनाने के लिए, तो उनके साथ हज़ारों हज़ार की संख्या में महिलाएं उनके साथ चली थीं, अपने घरों से बाहर निकली थीं, उनकी बातों को सुनने के लिए आती थीं। उस ज़माने में महिलाएं घर से बाहर निकलती थीं, यही बहुत बड़ी बात है। दे पार्टिसिपेटेड इन प्रोटेस्ट मार्चेज मैन्युफैक्चर्ड साल्ट। तो ये लोग विरोध प्रदर्शन में भाग लेती थीं और नमक बनाती थीं। नमक बनाना देखिए उस समय में बहुत ही जोखिम का काम था, क्योंकि नमक बनाना गैर कानूनी था और जो लोग नमक बनाते थे उन्हें पुलिस से डंडा खाने का डर होता था, अरेस्ट होने का डर होता था। पिकेटेड फॉरेन क्लोथ एंड लिकर शॉप्स। इन लोगों ने फॉरेन क्लोथ का बहिष्कार किया और लिकर शॉप्स, यानी कि जहाँ पे शराबें बिकती थीं जिन दुकानों में, वहाँ पर ये लोग धरना प्रदर्शन करके दुकानों को बंद करवा दिया करते थे। बहुत सारी महिलाएं को तो जेल जाना पड़ा था। इन अर्बन areas these women were from high caste families, in rural areas they came from rich peasants households। तो ये जो महिलाएं निकलती थीं शहरों में तो ऊंचे जाति की महिलाएं निकलती थीं, और गांव में भी जो बड़े किसान थे, सम्मानित किसान थे, उनकी महिलाएं भी बाहर निकलती थीं, ठीक है। मूव्ड बाई गांधी जी कॉल्स दे बिगेन टू सी सर्विस टू द नेशन एज ए सेक्रेड ड्यूटी ऑफ वुमेन। गांधी जी के कहने पर ये लोग देश की सेवा को अपने लिए एक पवित्र ड्यूटी मानती थीं। Yet this increased public role did not necessarily mean any radical change in the way the position of women was visualized. Gandhi ji was convinced that it was the duty of women to look after home and hearth। अब गांधी जी का क्या व्यू था? गांधी जी ये मानते थे कि महिलाओं का काम ये सब नहीं है, महिलाओं का काम है कि वो घर में बैठें, ठीक है, और एक अच्छी माँ और एक अच्छी पत्नी बन करके दिखाएं। एंड फॉर ए लॉन्ग टाइम द कांग्रेस वाज रिलक्टेंट। यहाँ पर फिर रिलक्टेंट वर्ड आ गया। रिलक्टेंट का मतलब होता है अनिच्छा। तो कांग्रेस पार्टी की इच्छा ही नहीं थी कि महिलाओं को वो लोग अपने पार्टी में इंक्लूड करें, और इन लोगों ने महिलाओं को अपनी पार्टी में कोई अच्छा पोजीशन नहीं दिया, कोई अच्छी अथॉरिटी नहीं दी,
ठीक है। इट वॉज कीन ओनली ऑन द सिम्बॉलिक प्रेजेंस, तो कांग्रेस पार्टी सिर्फ चाहती थी कि इनका सिम्बॉलिक प्रेजेंस हो, इनका यूज़ करना चाहती थी कि हाँ देखिए हमारे मूवमेंट में महिलाएं भी हैं, ठीक, लेकिन वास्तव में ये नहीं चाहती थी कांग्रेस पार्टी। आप यहाँ पे देख सकते हैं फिगर 9 लिखा हुआ है, तो फिगर 9 में आप देख सकते हैं कि इस फिगर में बहुत सारी महिलाएं हैं जो पार्टिसिपेट की हुई हैं। और अब समय है उस क्वेश्चन के आंसर देने का जो हमने इस वीडियो के स्टार्टिंग में पूछा था। तो हमारा क्वेश्चन था कि वो कौन से डिफरेंट सोशल ग्रुप्स हैं जिन्होंने सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट में भाग लिया था और उन्होंने क्यों भाग लिया था। सबसे पहला रिच पीजेंट्री, इन लोगों ने सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया था और ये चाहते थे, दे वांटेड टू रिड्यूस द रेवेन्यू पेड टू ब्रिटिश गवर्नमेंट, मतलब ये चाहते थे कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को जो रेवेन्यू पे करना पड़ रहा है ये या तो रिड्यूस कर दिया जाए या फिर बिल्कुल हटा दिया जाए। पॉइंट 2, पुअर पीजेंट्री। पुअर पीजेंट्री का मतलब निर्धन किसान हुआ, मतलब वैसे किसान जो दूसरे किसानों से ज़मीनें रेंट पे लेते थे और उस पर खेती किया करते थे, इन्हें टेनांट्स भी कहा जाता था। तो ये लोग चाहते थे कि जो लैंडलॉर्ड्स हैं उनको जो हमको रेंट पे नहीं करना पड़े। 3, बिजनेस क्लासेस, दे वांटेड द प्रोटेक्शन अगेंस्ट इम्पोर्ट्स ऑफ फॉरेन गुड्स, तो ये लोग नहीं चाहते थे कि फ़ॉरेन से कोई सामान भारत में बिकने के लिए आए, क्योंकि जब कोई सामान फ़ॉरेन से आता था तो यहाँ की प्राइसेस जो हैं वो घट जाती थी, इनका बिज़नेस पर बहुत इफेक्ट पड़ता था। पॉइंट नंबर 4, इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लासेस, मतलब जो इंडस्ट्रीज़ में जो मज़दूर काम करते थे उन्होंने इस मूवमेंट में क्यों पार्टिसिपेट किया था, तो देयर मूवमेंट वाज अगेंस्ट लो वेजेस एंड पुअर वर्किंग कंडीशंस, तो इन लोगों ने इसलिए पार्टिसिपेट किया था कि इनका जो वेजेस है, मतलब जो इनको सैलरी मिल रही है वो सैलरी बढ़ जाए, ठीक, और इनके जो वर्किंग कंडीशंस जो कि पुअर थे वो अच्छे हो जाएं, इसलिए इन लोगों ने भाग लिया था। और लास्ट में महिलाओं क्या है, तो महिलाओं ने क्यों भाग लिया था, दे बिगेन टू सी सर्विस टू द नेशन एज ए सेक्रेड ड्यूटी ऑफ वुमेन, ये लोग समझी कि देश के लिए और राष्ट्र के लिए सेवा करना महिलाओं का परम कर्तव्य है, एक पवित्र ड्यूटी है, ठीक है, इसलिए इन लोगों ने इसमें भाग लिया था। तो इस वीडियो में बच्चों इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कि सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट के क्या क्या लिमिटेशंस थे। ठीक है बच्चों, थैंक यू।